सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। सो प्रीलिम जी सीरीज के अंदर लेट्स डिस्कस जो टॉपिक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अलग अलग जो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होते हैं, तो वी विल ट्राई टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। और इनको कवर भी करना जरूरी है। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं, 25 की तैयारी कर रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को अगर एक प्रीलिम्स का रजिस्टर प्रिपेयर कर लें तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इन द सेंस कि आपने अगर सारा नोट कर लिया तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। एंड रिवीजन में भी काफ़ी आपके लिए जो है वो काफ़ी मदद करेगा। तो देखो, पहला जो टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, LHC, जिसे हम कहते हैं। पिक्चर भी देख सकते हो। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइंस एक्सपेरिमेंट है। यूएस के न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन ने इसको बनाया है। LHC typically uses proton which are made up of quarks gluons से है, और ये एनर्जाइज करता है प्रोटॉन बाय एक्सेलरेटिंग देम थ्रू अ नैरो सर्कुलर पाइप दैट इज 27 किलोमीटर लॉन्ग। तो देखो, हिंदू के अंदर ये टॉपिक भी आया है, अ बिगनर गाइड टू लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाता है इसके माध्यम से। तो ये हैड्रॉन जो कोलाइडर है, बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो दो अपोजिट मतलब आपके पार्टिकल्स तेजी से स्पीड से छोड़े जाते हैं और वो टकराते हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाता है, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नेचर को समझा जाता है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइंस एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अगर इसको बनाने की बात की जाए तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न के द्वारा इसे बनाया गया। इट्स नॉट लाइक कि इट इज, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, दैट इज 1 and 3, दैट इज रिलेटेड टू लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री फॉलोइंग स्टेटमेंट है। तो ये भी अगर आप देखो तो हिंदू के अंदर ही आया था, द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, इस वजह से ये न्यूज़ में है आपके। द कमिटी गो इनटू डिटेल ऑफ स्पेसिफिक पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, एनालाइज, उनको एनालाइज करना, देन एनालाइज द इम्पैक्ट किसी भी लेवल पे देखा जाए, एंड देन रिकमेंडेशन। तो मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल ही यही होता है कि बहुत सारे जो आपके लेजिस्लेशन उसको मतलब डिटेल उसका देखना, एनालाइज उसका इम्पैक्ट को करना, उसका रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस हैं कमेटी का, वो बाइंडिंग होता है सरकार पे, ये स्टेटमेंट है। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है वो प्रिपेयर करती है इंटायर शेड्यूल ऑफ बोथ द हाउसेस व्हेन पार्लियामेंट इन सेशन। देखो, बिजनेस एडवाइजरी जैसे आपके पास कई प्रकार की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी स्पेसिफिक इशू के लिए बनाई जाती है। यू हैव स्टैंडिंग कमेटी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कमेटी का जो रिपोर्ट है और रिकमेंडेशन, वो बाइंडिंग। बाइंडिंग कैसे होगा, रिकमेंडेशन कभी बाइंडिंग नहीं हो सकता है। ये अपने आप गलत हो गया। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं कि जो अलग अलग लेजिस्लेशन है उसको देखना और क्या उसका इम्पैक्ट होगा, सारी चीज़ों पर फिर आपका रिपोर्ट जो है वो रखी जाती है कमेटी की। और जो भी कार्य किया जाता है वो एक्शन टेकन रिपोर्ट एक होती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो रखी जाती है कि सरकार ने कमेटी के रिकमेंडेशंस में क्या किया है, उस चीज़ को आपका हाईलाइट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF स्टेटमेंट देखो, इट हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय 11 मेंबर कमिटी हेडेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, चेयरपर्सन ऑफ प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, इट इज़ अ मेटा फ्रेमवर्क टू सीमलेसली इंटीग्रेट द क्रेडिट्स अर्न थ्रू स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन. This would function as a broad enabling framework for all regulatory organization, यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये भी हिंदू के अंदर ये क्रेडिट सिस्टम को इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट जर्नल एंड वोकेशनल एजुकेशन, UGC चेयरमैन जो है उन्होंने इस बात पे कहा। तो यहाँ पे देखो, ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है NCRF, ये ड्राफ्ट किया है 11 मेंबर। तो ये जो कमिटी है, इट इज़ हेडेड बाय निर्मल जीत सिंह कलसी। ठीक है, याद रखना, निर्मल जीत सिंह कलसी। ये लिखा है, ये नाम गलत है, निर्मल सिंह जीत सिंह कलसी। एंड ये किस तरीके से, जैसे जो भी क्रेडिट अर्न किए गए स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल स्किल एजुकेशन, उसको इंटीग्रेट किया जाए। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प लाइक, है ना, मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करने में भी काफ़ी हेल्प आपको मिलेगा। जैसे आपका प्री स्कूल, ये डिफरेंट लेवल पे अगर देखो, इस टाइप का पिरामिड आपका जो है वो क्रिएट होगा। एंड जितने भी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं,
तो वो इनेबल करेंगे इस फ्रेमवर्क को रन करने के लिए। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो आंसर डी है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखो, विथ व्हाट इज सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन। सीपीआई ट्रैक्स द चेंज इन द रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच होल्ड्स परचेज फॉर देयर डेली कंजम्पशन। फिर सीपीआई जो है रियल वैल्यू ऑफ सैलरी, वेजेस, पेंशन, इसको समझने में हेल्प करती है। परचेसिंग पावर नेशनल करेंसी की, इस चीज़ को देखने में ये इन्फ्लेशन हेल्पफुल रहती है। सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें, फिर ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन एज अ टूल बाय सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग फॉर इंस्पेक्टिंग प्राइस इन स्टेबिलिटी एंड एज डिफ्लेटर इन द नेशनल अकाउंट्स। तो करेक्ट बताना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये न्यूज़ आपकी कहीं आई भी है, इंडिया टुडे के अंदर भी आई, रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 5.66% इन मार्च बैक विद इन। तो यहाँ पे देखो जनरली दो मेजर इन्फ्लेशन टाइप होते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं सीपीआई के माध्यम से जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे जैसे सीपीआई इन्फ्लेशन मतलब रिटेल लेवल पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स मेनली होलसेल लेवल पे होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये याद रखना। डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं होते हैं। और ये सैलरी, वेजेस, इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन के बेसिस पे ही ये सारी चीज़ें कैलकुलेट आपकी की जाती हैं। एंड प्राइस स्टेबिलिटी को इंस्पेक्ट करना एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डिफ्लेटर्स इन द नेशनल अकाउंट्स, ये देखना। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं, लाइक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इन्फ्लेशन के, कि उस चीज़ को देखना सीपीआई के माध्यम से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से इन्फ्लेशन को देखना। एंड सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के द्वारा इसका इस्तेमाल भी किया था कि अच्छा इतना इन्फ्लेशन है तो उसी बेसिस में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई भी जो है पॉलिसी बनाती है। तो उसमें सीपीआई का इस्तेमाल आपका किया जाता है। तीनों स्टेटमेंट इसमें आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट रेफरेंस टू डब्बा ट्रेडिंग। Dabba box trading refers to the informal trading that take place outside the purview of the stock exchange. The primary purpose of such traders is to stay outside the purview of the regulatory mechanism, and thus transactions are facilitated using cash, and mechanism is operated using unrecognized software terminals. They would have to pay only the community transaction tax or सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऑन देयर ट्रांजेक्शन बट नो इनकम टैक्स। अब देखो यहाँ पे इस पर हमने हिंदू में भी डिस्कशन किया था। इसमें अगर आप देखो ये आया था दावी के अंदर भी, व्हाट इज डब्बा ट्रेडिंग। तो देखो डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है कि जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बाहर जो इन्फॉर्मल सिस्टम है उसके माध्यम से ये जो डब्बा ट्रेडिंग की जाती है। और इसमें एम क्या होता है कि किसी भी प्रकार का रेगुलेशन हो। जैसे मान लो कोई, अगर आप किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो तो आपके राइट्स हैं या किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, उस पर एक प्रकार का रेगुलेशन होता है, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। लेकिन खास तौर से जो डब्बा ट्रेडिंग की जाती है वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म से बचने का प्रयास, और साथ में उन्हें कोई किसी भी प्रकार का टैक्स पे ना करना पड़े। जैसे जो भी टैक्स अगर आप देखो कमोडिटी ट्रांजेक्शन या सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है उसको पे ना करना पड़े। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि डब्बा ट्रेडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे पहले और दूसरा स्टेटमेंट सही, बट यहाँ पे ये लिखा है कि उन्हें सिर्फ ये पे सीटीटी या सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन टैक्स पे करना पड़ता है। तो कोई भी टैक्स उन्हें पे नहीं करना पड़ता है, इन द सेंस क्योंकि वो इन्फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा इसीलिए बन रहे हैं कि वो सारे टैक्स को अवॉइड कर सकें। तो पहले और दो स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कुर्मी। तो कुर्मी इज अ ट्रेडिशनली अ नॉन इलाइट टिलर कास्ट इन लोअर गैंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया, especially southern region of Awadh, eastern Uttar Pradesh and part of Bihar. Kurmi came to be known for their exceptional work ethics, superior tillage and manuring, gender neutral culture, bringing praise from Mughals and British administration. काफ़ी इनको praise भी मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा कुर्मीज पुश फॉर एसटी स्टेटस, एससी स्टेटस का डिमांड भी आपका हो रहा है। तो यहाँ पे इफ विल सी हियर, तो यहाँ पे ये आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, है ना, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लाइक देयर इज अ स्पेशल सदर्न रीजन ऑफ अवध, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ बिहार, यहाँ पे आपके रहते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही, तो आंसर इसका क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट सही, तो आंसर बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखो, ये जालियांवाला बाग मैसेकेयर के ऊपर है। ये पीसफुल क्राउड गैदर हुई थी अमृतसर में रॉयलेट एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए। एंड जो सैफुद्दीन खिलजी सत्यपाल हैं उनके अरेस्ट की वजह से ये प्रोटेस्ट आपका जो है वो किया गया था। माइकल ओ डायर जो है वो ऑफिसर है जिसने मार्शल लॉ ऑर्डर किया था। बाद में फिर 1940 में उसे असैसिनेट भी किया गया था और अपने रिटायरमेंट डे पे सरदार उधम सिंह के द्वारा। ठीक है, इन इंडियन मैन जो प्रेजेंट था जालियांवाला बाग और में, और वो उससे निकला।
वुड कमिटी सेटअप टू इन्वेस्टिगेट एंड कंडेम द इंसिडेंट। तो यहाँ पे देखो जालियांवाला बाग मैसेकेयर की बात करें तो उसमें जो कमेटी का गठन किया गया था उस कमेटी का नाम था हंटर कमीशन। इट वाज हंटर कमीशन जो है, हंटर कमेटी का नाम था जो जो सेट किया गया था, सेट की गई थी। एंड ये जो जालियांवाला बाग है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में ये जो मैसेकियर है वो आपका था। तो यहाँ पे आंसर जो है दैट इज 1 and 2। नहीं तो ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था, जलियांवाला बाग मैसेकियर व्हाट हैपेंड टू जनरल डायर आफ्टर ही ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन इंडियंस। फिर बिहू डांस के ऊपर है। बिहू डांस इज अ ट्रेडिशनल फॉल्क डांस परफॉर्म्ड स्पेशली ड्यूरिंग बोहाग बिहू और रंगाली बिहू स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ असम दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द असमी न्यू ईयर। Performed in a group, a Bihu dancers are usually young men and women. Dancing style is characterized by brisk step, rapid hand movements. Traditional costume of dancer is colorful and centered around the red color theme, signifying joy and vigor. तो देखो ऐसे जो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। बिहू डांस आपका असम में होता है और यहाँ पे देखोगे ये न्यूज़ भी आया था, असम लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस विद 11,000 डांसर्स क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इसलिए तो बिहू डांस के बारे में जो है वो जाना। हिंदू में भी मैंने आपको डिस्कस किया था डिटेल के अंदर बिहू डांस के बारे में, ठीक है। तो अनअकैडमी से आप जरूर से जुड़े। ये कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है जनवरी 2022 से अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर कवर होगा। अगर आप एपीएफसी की तैयारी कर रहे हो और सिविल सर्विस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है आपके लिए, इसका हिस्सा जरूर से बनो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड डालो SPLIV और आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये कोर्स लाइव होगा, मिस नहीं करना है और काफ़ी सारा कवरेज भी रहेगा और इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कोर्स भी आपका चल रहा है, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। अगेन यू हैव टू यूज़ द कोड SPLIV। प्राइस आप देख सकते हो। ये लाइव क्लासेस होती हैं, मतलब ये रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं, ऑल दीज आर लाइव क्लासेस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स ये सीरीज़ का आप जरूर से हिस्सा बना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।